नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि क्या आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं या फिर किसी भी प्रकार के क्रेडिट कार्ड्स के डिफॉल्टर हैं दोस्तों। और ऐसे में आपके इस डिफॉल्ट का सिलसिला दोस्तों बरकरार रहा और आगे चलकर आपको इस डिफॉल्ट के संबंध में एक आर्बिट्रेशन की लीगल नोटिस आती है दोस्तों। अब यह आर्बिट्रेशन की नोटिस में हो सकता है आपको प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस आए, या फिर दोस्तों सेक्शन 21 इन्वोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन की नोटिस आए, या फिर दोस्तों कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन की नोटिस, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की नोटिस, या फिर दोस्तों हियरिंग्स की नोटिस, मीटिंग को ज्वाइन करिए उसकी नोटिस। दोस्तों, ये जो नोटिस मैं आपको बता रहा हूं ना, ये नोटिस आपको दोस्तों आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी आ सकती है या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पर भी आ सकती है। और ऐसे में जब आप इस प्रकार की नोटिस को रिसीव करते हैं दोस्तों, तो आप किसी भी स्टेज पर, इस नोटिस के किसी भी स्टेज पर दोस्तों, पहली नोटिस, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आप क्या करते हैं, आप इस नोटिस के जवाब में दोस्तों एक लीगल ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं। अब ये जो लीगल ऑब्जेक्शन आप फाइल करते हैं ना, यदि आप किसी एक एडवोकेट के माध्यम से यदि आप फाइल करवाते हैं दोस्तों, तो वह एडवोकेट उस लीगल ऑब्जेक्शन के अंदर इस आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 का जो कानूनी जो लॉ है, इस लॉ के अंदर जो भी एक लीगल ग्राउंड्स जो बनते हैं इस आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, इन लीगल ग्राउंड्स का सहारा लेते हुए, आधार बनाते हुए दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग एक ऑब्जेक्शन एक एडवोकेट बनाकर आपको देता है। और आप करते क्या है, आप उस ऑब्जेक्शन को दोस्तों, उस लीगल ऑब्जेक्शन को आप उस आर्बिट्रेटर को आप भेज देते हैं, या फिर जो भी आपकी बैंक है, जो एनबीएफसीज, जो भी लोन कंपनी है दोस्तों, आप उनको भेज देते हैं। और वैसे तो इन दोनों को आपको भेजना चाहिए। यदि आपके केस में आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट हो गया है, तो आपको आर्बिट्रेटर को भी भेजना चाहिए और आपको आपकी लोन कंपनी को भी आपके उस लीगल ऑब्जेक्शन को आपको भेजना चाहिए। और लोग भेजते भी हैं दोस्तों। और कहां पर भेजना होता है, आर्बिट्रेटर और बैंक के जो भी उनकी ऑफिशियल जो ईमेल आईडी होती है, वहां पे आपको भेजना होता है, और साथ ही साथ उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भी आपको भेजना होता है दोस्तों। और लोग भेजते भी हैं इस लीगल ऑब्जेक्शंस को बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड के साथ में, एक लीगल ग्राउंड के साथ में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को लगाते हुए और बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट्स को लगाते हुए लोग इस ऑब्जेक्शन, इस लीगल ऑब्जेक्शंस को दोस्तों आर्बिट्रेटर को और लोन कंपनियों को भेजते हैं दोस्तों। और ये ऑब्जेक्शन भेजने के बाद होता क्या है दोस्तों, कुछ केसेस में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स स्टॉप हो जाती है, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को विड्रॉ कर लिया जाता है। जो बैंक और एनबीएफसीज होती है वो आर्बिट्रेटर के पास एक एप्लीकेशन लगाती है आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स के विड्रॉवल के संबंध में दोस्तों, कि हम इस प्रोसीडिंग्स को अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोन कंपनियां और आर्बिट्रेटर क्या करते हैं, आपके लीगल ऑब्जेक्शन देने के बाद भी दोस्तों आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू रखते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आगे होता क्या है, जब कंटिन्यू रखते हैं तो होता क्या है, आपके ईमेल आईडी पर या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों मीटिंग को ज्वाइन करने की एक लिंक शेयर कर दी जाती है, हियरिंग्स को अटेंड करने की एक लिंक शेयर कर दी जाती है कि इस डेट को आपकी हियरिंग्स होगी, इतने बजे आपको इस लिंक पर क्लिक करके आपको इस मीटिंग को ज्वाइन करना है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये जो मीटिंग की जो लिंक आती है, ये जूम मीटिंग के माध्यम से या फिर गूगल मीट के माध्यम से आपको आती है दोस्तों। मतलब कि ये एक ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी मीटिंग्स होगी। तो जूम मीटिंग की लिंक या फिर गूगल मीट की एक मीटिंग की एक लिंक आपको शेयर कर दी जाती है दोस्तों। इसे बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लिंक या फिर वीसी की लिंक दोस्तों। अब डियर फ्रेंड्स, आपके केस में होता क्या है, ये जो पूरी प्रोसीडिंग्स होती है, ये एक ओडीआर के प्लेटफॉर्म पे चलाई जाती है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म होती है जिसके ऊपर ये प्रोसीडिंग्स को ऑनलाइन तरीके से चलाई जाती है। अब हो सकता है कि आपके केस में जो आपकी ओडीआर जो प्लेटफॉर्म होगी दोस्तों, हो सकता है वो समा हो, या फिर प्रीज.360 हो, या फिर दोस्तों सेटलेन हो, या फिर एड्रेस ना हो दोस्तों, या फिर हो सकता है कि एक जुपिटाइज एक ओडीआर प्लेटफॉर्म होती है। तो इस प्रकार के ओडीआर प्लेटफॉर्म्स आपके केस में हो सकते हैं दोस्तों। सबसे फेमस जो है प्रीज.360 और समा है दोस्तों। तो इनके माध्यम से आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी की लिंक आपको शेयर कर दी जाती है। अब आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे मेरी ईमेल आईडी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी की लिंक भेज दी गई, मुझे तारीख और डेट और समय बता दिया गया कि आप इस मीटिंग्स को ज्वाइन करिए। तो आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने अपने इस प्रोसीडिंग्स के खिलाफ में अपनी आपत्ति, अपनी ऑब्जेक्शन को दे दिया है, मैंने अपने लीगल ऑब्जेक्शंस को मैंने सबमिट कर दिया है, बट फिर भी मुझे ये मीटिंग की लिंक्स मुझे क्यों आ रही है? क्या मुझे इस मीटिंग के लिंक को मुझे ज्वाइन करना चाहिए? इस लिंक पर क्लिक करके मुझे इस मीटिंग को, इस हियरिंग्स को मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए?
आप काफी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, आप बहुत सारे एडवोकेट्स के यूट्यूब पर आप वीडियोस देखते हैं, उसमें क्लियर कट लोग कहते हैं कि यदि आपने एक बार ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया तो उसके बाद आपको मीटिंग को ज्वाइन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हियरिंग्स को आपको अटेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों ऐसा वो क्यों कहते हैं, या फिर ये एडवोकेट्स ऐसा क्यों कहते हैं दोस्तों? इसके पीछे का एक रीजन आपको समझना बहुत जरूरी है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो प्रोसीडिंग चल रही है ना, ये प्रोसीडिंग पूरी तरीके से दोस्तों आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में चल रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस प्रोसीडिंग्स के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में जो आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किए गए हैं, आप उनको नहीं जानते हैं, उनके अपॉइंटमेंट में आपकी सहमति नहीं है, आपकी कंसेंट नहीं है। तो आपकी सहमति के बिना, आपके कंसेंट के बिना यह प्रक्रिया चलाई जा रही है दोस्तों। आपको यहां तक यह भी याद नहीं है कि लोन लेते वक्त या फिर क्रेडिट कार्ड्स लेते वक्त आपने आर्बिट्रेशन जैसे क्लॉज को आपने साइन किया था, आपने एग्री किया था, आपने अपनी कंसेंट दी थी कि कल को इन फ्यूचर यदि कोई डिस्प्यूट अराइज होगा इस रीपेमेंट को लेकर, तो इस मैटर को शॉर्ट आउट किया जाएगा आर्बिट्रेशन के माध्यम से। आपको यहां तक यह भी नहीं पता है दोस्तों, और हो सकता है आपने बैंक को मेल भी किया होगा कि मुझे उस आर्बिट्रेशन वाले क्लॉज को, उस लोन एग्रीमेंट को मुझे शेयर किया जाए, बट फिर भी आपको वो एग्रीमेंट भेजा नहीं गया दोस्तों। ओडीआर प्लेटफॉर्म दोस्तों, जुपिटाइस, समा, प्री सॉल्व 360 दोस्तों, एड्रेस नाउ, इस प्रकार की ओडीआर प्लेटफॉर्म्स ये किस प्रकार से काम करते हैं, इनका मेथड क्या, टेक्निक क्या है, इनकी मेथोडोलॉजी क्या है, ये किस प्रकार से काम करते हैं, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। और इस ओडीआर के प्लेटफॉर्म की सिलेक्शन और चॉइस में भी आपका कोई कंसेंट नहीं लिया गया था। तो ना तो ओडीआर के प्लेटफॉर्म के सिलेक्शन में आपकी कंसेंट ली गई, ना तो आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट में आपकी कंसेंट, आपकी सहमति ली गई दोस्तों। तो इस प्रकार की प्रोसीडिंग्स पूरी तरीके से दोस्तों नल एंड वॉइड मानी जाती है, दैट मींस कि इलीगल मानी जाती है। क्योंकि दोस्तों इस आर्बिट्रेशन का जो कानून, जो एक्ट है, इसमें क्लियर कट लिखा गया है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया यदि चलाई जाएगी तो लोन कंपनी और जो लोन का बोरोवर है वो दोनों की सहमति और दोनों के कंसेंट से ही चलाई जाएगी। यदि किसी एक पार्टी की कंसेंट नहीं है तो ऐसे में आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए दोस्तों हाई कोर्ट में जाना होता है, और हाई कोर्ट के माध्यम से आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। लेकिन ऐसा कोई भी लोन कंपनियां बिल्कुल भी करती नहीं है। तो वहीं पर इमीडिएटली दोस्तों वो पूरी प्रोसीडिंग्स दोस्तों नल एंड वॉइड मानी जाती है और इलीगल मानी जाती है। तो इसीलिए हर एक लोन का बोरोवर क्या करता है, अपने इस आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स के खिलाफ में अपनी आपत्ति दर्ज करवाता है, लीगल ऑब्जेक्शन फाइल करता है कि ये जो प्रोसीडिंग चलाई जा रही है इसमें मैं अपनी सहमति नहीं दे रहा हूं। क्योंकि आर्बिट्रेटर कौन है मैं नहीं जानता हूं, वो मेरे जुरिस्डिक्शन का भी नहीं है, मेरे क्षेत्र का भी नहीं है, मैं उससे अननोन हूं, अनजान हूं, वो कौन है मुझे नहीं पता। ओडीआर प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करती है, उनका भूतकाल का, पास्ट का उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उन्होंने कितना लोन बोरोवर के पक्ष में उन्होंने काम किया है, उन्होंने कितना लोन कंपनियों के पक्ष में काम किया, उनका आउटपुट, उनका रिजल्ट, उनका परफॉर्मेंस क्या है मुझे नहीं पता है। वो किस तरीके से काम करते हैं, उनकी मेथोडोलॉजी क्या, उनकी टेक्निक्स क्या है, वो किस तरीके से काम करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। तो इन दोनों के सिलेक्शन में मेरी सहमति है ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों लीगल ग्राउंड्स हैं, ऐसे बहुत सारे आधार हैं जो कि इस आर्बिट्रेशन के कानून में क्लियर कट लिखा है दोस्तों। इस आर्बिट्रेशन के कानून में क्लियर कट लिखा है, तो इसमें बहुत सारे ग्राउंड्स दिए हैं, बेसिस दिए गए दोस्तों। उनको आधार बनाते हुए, आप उसको लेते हुए आप दोस्तों स्ट्रांगली आप ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे भी लोन की बोरोवर से जो क्या करते हैं, इस लीगल ऑब्जेक्शन को खुद से बनाते हैं। अगर वो खुद से बनाएंगे तो दोस्तों वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जो लीगल जो ऑब्जेक्शन जो बनाया जाता है ना, उसमें इस एक्ट के अकॉर्डिंगली पॉइंट्स, ग्राउंड्स लिखे जाते हैं, आधार लिखे जाते हैं। लीगल ऑब्जेक्शन के अंदर दोस्तों इमोशनल बातें बिल्कुल भी नहीं चलती है कि हेल्थ इशू है, घर में कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, जॉब लॉस है, मैंने जो पैसे लिए थे उस पैसे को मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया, स्टॉक में लगा दिया, मेरे साथ में फ्रॉड हो गया। ये सारे ग्राउंड्स नहीं चलते हैं लीगल ऑब्जेक्शंस के अंदर। लीगल ऑब्जेक्शंस के अंदर दोस्तों इस कानून में लिखे गए ग्राउंड्स, इसके अंदर जो मेंशन जो ग्राउंड्स हैं, वो ग्राउंड्स दोस्तों आपके लीगल ऑब्जेक्शंस में आनी चाहिए। तो अब आपके केस में कौन सा लीगल ऑब्जेक्शन बैठेगा, वो एक एडवोकेट, एक अधिवक्ता, एक लॉयर ही बता सकता है दोस्तों। इसीलिए आप कोशिश करिए कि आप अपने लीगल ऑब्जेक्शन को किसी एक एक्सपर्ट लॉयर, जो आर्बिट्रेशन के कानून में, एक्ट में दोस्तों माहिर हो और एक्सपर्ट हो, उसके माध्यम से ही आपको लीगल ऑब्जेक्शन बनवाना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, लीगल ऑब्जेक्शन देने के बाद लोग बार बार ये प्रश्न पूछते हैं कि सर जी आपने कहा था लीगल ऑब्जेक्शन फाइल कर दीजिए फिर आगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों यदि सब कुछ खत्म हो जाएगा
तो लोग लीगल ऑब्जेक्शन देकर ही एकदम शांत हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, कुछ केसेस में प्रोसीडिंग स्टॉप कर दी जाती है, केस विड्रॉवल कर लिया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, प्रोसीडिंग्स चलती रहती है दोस्तों। बहुत सारे आर्बिट्रेटर दोस्तों लोन कंपनियों के फेवर में काम करते हैं, तो वो क्यों स्टॉप करेंगे, वो आगे चलकर इंटरिम ऑर्डर भी पास करेंगे और अवार्ड भी पास करेंगे दोस्तों। यदि आप उनकी लिंक को, उनकी मीटिंग्स को यदि आप अटेंड करते हो, दैट मींस कि आप उस आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपनी सहमति दे रहे हो। उस ओडीआर प्लेटफॉर्म जिस पर आपकी इस आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को चलाई जा रही है, इस प्रोसीडिंग्स को, इस प्रक्रिया को भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उस ओडीआर कंपनी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उस आर्बिट्रेटर को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं दोस्तों। यदि आपने फिजिकल तरीके से, ऑफलाइन तरीके से यदि आपने अपनी आपत्तियां दर्ज करवा दी है दोस्तों, तो आपको वो मीटिंग को ज्वाइन करने की क्या जरूरत है। करने का मतलब यह हुआ कि भाई एक तरफ आप ऑब्जेक्शन दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप मीटिंग अटेंड करके आप उस आर्बिट्रेटर से बात कर रहे हैं। तो यदि आप उस आर्बिट्रेटर से बात कर रहे हैं, दैट मींस कि आप उसके अपॉइंटमेंट में आप सहमत हैं, आप अपनी कंसेंट दे रहे हैं। तो दोस्तों यदि एक बार आपने लीगल ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, यदि आप मीटिंग अटेंड करोगे भी तो उसमें क्या बोलोगे आप, जो आपने लीगल ऑब्जेक्शन में रिटर्न में फिजिकल फॉर्म में जो आपने आपकी आपत्तियां दर्ज करवाई थी, वही बात आप क्या करोगे, मीटिंग्स में बोलोगे। वही बात आप मीटिंग्स में बोलोगे, वेरी सिंपल। अच्छा, मीटिंग अटेंड करने गए तो कभी कभी क्या होता है, नेट नहीं चलता है, सर्वर इशू है, मीटिंग ज्वाइन कर लिया, सामने कोई दिख ही नहीं रहा है, लोन कंपनियों के जो एडवोकेट्स होते वो नहीं दिख रहे, आर्बिट्रेटर नहीं दिख रहे, पूरा ब्लैंक, पूरा काला अंधेरा छाया हुआ है, पूरा थोड़ा दिखाई दिया फिर ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आती है और आपकी वहां पे अटेंडेंस लग जाती है। और अटेंडेंस लगने के बाद ये मालूम पड़ता है कि आपने अटेंड तो कर लिया बट आपने कुछ बोला ही नहीं। और ऐसा बार बार अटेंड करेंगे तो फिर होता है कि आगे चलकर आपके खिलाफ में एक्स पार्टे जो ऑर्डर है या फिर अवार्ड है वो पास कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप देखिए क्या होता है ना, पहली बात तो आपको आर्बिट्रेशन एक्ट कानून में जो लीगल ग्राउंड्स हैं, जो डिफेंस है, वो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप एक लेमन पर्सन हो, आपको कानून लॉ के बारे में पता ही नहीं है। तो आप उस हियरिंग्स को अटेंड करके वहां पे आप क्या बोलोगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों लीगल ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है तो बस आप उसी के बेसिस पर चलिए दोस्तों। और लिसन, कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर बहुत सारी नोटिसेस आती है, क्या हर एक नोटिस का रिप्लाई जवाब देना जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगा कि जो इंपॉर्टेंट और जो मेजर जो नोटिसेस है, जैसे कि प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की नोटिस, सेक्शन 21 की नोटिस, इंटरिम ऑर्डर पास हुआ उसकी नोटिस, अवार्ड पास हुआ उसकी नोटिस, ये स्टेजेस पर और इस नोटिस का आपको रिप्लाई जवाब, आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए और जेन्युइन नोटिसेस का आपको रिप्लाई जवाब फाइल करना चाहिए। और कोशिश करिए कि इसका जवाब, रिप्लाई, इसका ऑब्जेक्शन आप किसी बढ़िया एडवोकेट के माध्यम से कानूनी भाषा में, लीगल लैंग्वेज में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट को लिखते हुए, कोट करते हुए, मेंशन करते हुए स्ट्रांगली दोस्तों ऑब्जेक्शन फाइल करें। डियर फ्रेंड्स, यदि आगे चलकर आप मीटिंग्स को अटेंड, देखिए करिए नहीं करिए, यदि अवार्ड आना होगा, यदि आर्बिट्रेटर को लोन कंपनियों के पक्ष में काम करना होगा तो वो करेंगे दोस्तों। आजकल तो फ्रॉड्स बहुत सारे हो रहे हैं, लिंक को आप क्लिक करोगे, क्या भरोसा वो फर्जी लिंक हो, वो फर्जी मीटिंग आईडी हो, और लिंक करने के बाद ये मालूम पड़ा कि भाई आपके अकाउंट से पैसे गायब हो गए, आपके साथ में एक नया फ्रॉड हो गया। तो ये सब सारी चीजें भी चलती है दोस्तों, इस बात को नोट करिए। तो दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग से ही चीजें आपके अगेंस्ट में, आपके खिलाफ में, आपके कंसेंट के बिना, आपकी सहमति के बिना चल रही है, तो बस लीगल ऑब्जेक्शन फाइल करके छोड़ दीजिए। इंटरिम ऑर्डर पास हुआ, आप दोबारा वापस से लीगल ऑब्जेक्शन फाइल करिए। अवार्ड पास हुआ, अगेन वापस से लीगल ऑब्जेक्शन फाइल करिए। और ऑब्जेक्शन फाइल करते समय आपने पीछे इस प्रोसीडिंग के खिलाफ में आपने कौन कौन से प्रीवियसली आपने ऑब्जेक्शंस और आपने एक्शंस और कदम उठाए थे, उसको भी आप जरूर मेंशन करिए दोस्तों, क्योंकि हर एक नोटिस, हर एक स्टेज पे कुछ नए फैक्ट आते हैं दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंगली ही डिफेंस और ऑब्जेक्शन रेडी किए जाते हैं। दोस्तों यदि आगे चलकर कोई भी इंटरिम ऑर्डर या फिर अवार्ड पास होता है तो इसमें डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए भी आपको रिलीफ मिलेगा दोस्तों। यदि इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है तो सेक्शन 37 में आप जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसके अगेंस्ट में दोस्तों आप वहां पे उसको चैलेंज करिए, उसके अगेंस्ट में दोस्तों वहां पे आप पिटीशन फाइल करिए। यदि अवार्ड पास हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में जाइए दोस्तों, सिविल न्यायालय में जाइए, वहां पे आप सेक्शन 34 में उस अवार्ड के खिलाफ में दोस्तों आप उसको सेट असाइड, उस पे स्टे लेने के लिए आप वहां पे पिटीशन फाइल करिए दोस्तों। और डायरेक्ट कोर्ट मत जाइए, पहले आप क्या करिए, खुद से आप अपनी एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन, आप अपनी आपत्ति दर्ज करवाइए दोस्तों। यदि उससे काम हो गया तो गुड एंड वेल, यदि काम नहीं होता है तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए दोस्तों। कई बार तो मैंने ये भी देखा है, मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कई बार तो ये ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद जो लोन कंपनियां है वो प्रोसीडिंग्स को विड्रॉवल की एप्लीकेशन लगा देती है और प्रोसीडिंग्स विड्रॉल भी हो जाती है
और बाद में वो अल्टरनेटिव दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढते हैं पैसे की रिकवरी के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्शन 25 BNS 318 316 लाइक एक क्रिमिनल कार्रवाई करने की वो प्रोसीडिंग को चालू करते हैं, क्योंकि उनको भी क्लियर कट पता है कि वो जो प्रोसीडिंग चला रहे हैं वो पूरी तरीके से गैर कानूनी, इसलिए वो विड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको फॉलो अप लेना है दोस्तों, बस। और देखिए क्या होता है, आप इसका फॉलो अप लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे और एट द एंड क्या होगा, आपके केस में सेटलमेंट ही होगा दोस्तों, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि बंदा जानकार है, पढ़ा लिखा है, इसको हर एक चीज पता है और उनको ये भी पता है कि हम गलत प्रोसीडिंग कर रहे हैं, तो वो एट द एंड वो सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सेटलमेंट वो जितने अमाउंट में करते हैं, यदि आपकी कैपेसिटी आपकी क्षमता में है उतने अमाउंट देकर आपके इस मैटर को सॉर्ट आउट करवा लीजिए आप। देखिए दोस्तों, यदि आप जेन्युइन पर्सन हैं, यदि आप जेन्युइन पर्सन हैं तो कभी भी आपके साथ में गलत होगा ही नहीं। सेटलमेंट भी होगा, कुछ आपको डिस्काउंट, कुछ कंसेशन, कुछ विवाद भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन आप यदि विलफुल डिफॉल्टर बनेंगे, जानबूझ के पैसे नहीं देंगे, तो फिर दोस्तों आपके खिलाफ में कड़ाई से कार्रवाई होगी, क्योंकि पैसे लोन के फॉर्म में लेना, क्रेडिट कार्ड्स लेना, उसको यूटिलाइज करना और बाद में इंटेंशनली जानबूझकर पैसे नहीं देना, ये अपने आप में एक दोस्तों गैर कानूनी और एक अपराध है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा हमेशा से एक मैसेज लोगों को रहता है कि दोस्तों जेन्युइन आप एक पर्सन बनिए। यदि पैसे आपके पास है तो लोन कंपनियों के आपको पैसे देने हैं, लेकिन यदि लोन कंपनियां यदि आपके खिलाफ में गलत प्रोसीडिंग, गलत प्रक्रिया यदि चलाती है दोस्तों, तो उसका आपको विरोध करना है, उसमें आपको आपकी आपत्ति दर्ज करवानी है, आपको आपका ऑब्जेक्शन जरूर फाइल करना है दोस्तों, क्योंकि आपको देखिए आपका ये लीगल राइट्स है। यदि आपके साथ में गलत कोई कृत्य, कोई एक्ट, कोई गलत आपके खिलाफ में प्रोसीडिंग चलाई जा रही है, तो उसमें आपको आपका विरोध आपको दर्ज जरूर करवाना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रोसीडिंग से आप डरिए मत। यदि आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है तो उस प्रोसीडिंग्स के खिलाफ में दोस्तों आप ऑब्जेक्शन जरूर फाइल करिए। सो दोस्तों मेरा ये क्लास, मेरा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।